आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो गाड़ियां जो कि सेम प्राइस रेंज में आती हैं, लेकिन इनका यूजेज टोटली ऑपोजिट है। एक है पाकिस्तान की सेफ चॉइस और एक है स्मार्टेस्ट हाइब्रिड ऑप्शन। और एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा बेस्ट है। आज के कंपैरिजन में हम कंपेयर करने वाले हैं टोयोटा करोला ग्रैंडी एक्स 2026 मॉडल को और जैको J5 प्रीमियम 2026 मॉडल को। ये दोनों ही गाड़ियां टॉप ऑफ लाइन है, दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आती हैं, अराउंड 80 से 85 लाख। लेकिन एक सेडान है और एक क्रॉसओवर हाइब्रिड एसयूवी, और यही से सारी गेम चेंज हो जाती है। सबसे पहले सेगमेंट का डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। कोरोला ग्रैंडे एक सेडान है जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी लो होती है, बट कंफर्ट और रिलायबिलिटी के लिहाज से ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल है। कंफर्ट से मेरा मतलब है कि ये गाड़ी खड्डों पे काफी स्मूथ होती है, जबकि सेविक या जेको वगैरह खड्डे फील करवाती हैं। रिलायबिलिटी के लिहाज से भी इसका कोई मुकाबला नहीं, जबकि जेको J5 एक हाइब्रिड एसयूवी है, हायर ड्राइविंग पोस्चर ऑफर करती है, फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से भी नेक्स्ट लेवल है और फीचर्स भी इसमें अच्छे खासे दिए गए हैं। लेकिन रिलायबिलिटी के लिहाज से इसका अभी कोई खास आइडिया है नहीं। तो सिंपल है, अगर आपको एक सेफ सेडान चाहिए तो कोरोला सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको एक स्मार्ट और हाइब्रिड किस्म की फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चाहिए तो फिर जेको J5 आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। फिर डिजाइन और रोड प्रेजेंस की बात करते हैं। ग्रैंडी सिंपल और फेमिलियर है, हर बंदा इसको पहचान लेता है। पाकिस्तान में ये गाड़ी 2014 से आ रही है और इसको फेसलिफ्ट भी किया गया है, लेकिन अब इसका लुक पाकिस्तान में काफी ज्यादा नोन हो गया है और हर बंदा इससे पक चुका है। जबकि J5 क्लीन मॉडर्न डिजाइन वाली एसयूवी है जो कि रोड पे थोड़ी ज्यादा नोटिसेबल है। लुक्स इसकी काफी हद तक रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है और फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। टेल लाइट्स इसमें रेडी में आती हैं, पार्किंग सेंसर वगैरह भी ये गाड़ी ऑफर करती है और हर चीज इसमें थोड़ी ज्यादा अपग्रेडेड है। तो डिजाइन के लिहाज से फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको एक सेफ और डिसेंट लुक चाहिए तो फिर कोरोला एक बेहतर ऑप्शन है, बट अगर आपको एक हेड टर्नर कार चाहिए तो फिर J5 की प्रेजेंस ज्यादा है। फिर आते हैं इंजन और परफॉर्मेंस पे। ग्रैंडे में इंजन आता है 18 सीसी पेट्रोल जो कि स्मूथ है, 3-4 लाख किलोमीटर इजीली कर जाता है। टर्बो वगैरह कुछ नहीं है तो इसमें फ्यूल का भी कोई इशू नहीं होता और ट्रांसमिशन भी इसमें CVT आती है तो इसकी गियर शिफ्टिंग भी स्लीक है। लेकिन J5 हाइब्रिड है, टर्बो चार्ज है और इसका पिकअप वगैरह बहुत जबरदस्त है। पावर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी एग्रेसिव है और इसका पिकअप भी बहुत फिट है। लेकिन रिलायबिलिटी और पार्ट्स की अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से ये गाड़ी कोरोला के करीब भी नहीं आती। जहां तक बात है परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो कोरोला प्रोड्यूस करती है 138 हॉर्स पावर और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। जेको भी फ्रंट व्हील ड्राइव है, लेकिन ये प्रोड्यूस करती है 221 हॉर्स पावर। ये फर्क बहुत सारा है और ड्रैग रेस में जेको इजीली ग्रैंडे को बीट कर सकती है। तो अगेन यहाँ भी आंसर सिंपल है, पाकिस्तान के लिहाज से दोनों ही गाड़ियां सूटेबल हैं, क्योंकि जेको हाइब्रिड है और एवरेज बेहतर देती है, लेकिन टर्बोचार्ज्ड है, इंजन कॉम्प्लेक्स है तो इसमें आपको हाई ऑक्टेन डालना पड़ेगा। जबकि ग्रैंडे कंजप्शन के लिहाज से थोड़ी सारा है। अगर ऑन रोड फिगर्स देखे जाएं तो जेको आपको इजीली 18 से 20 की एवरेज दे देती है, जबकि कोरोला आपको 10 से 12 की एवरेज देगी। तो यहाँ पे तकरीबन 10 किलोमीटर का फर्क है जो कि नोटिसेबल है। लेकिन कोरोला में आप बेफिक्र होकर आम फ्यूल डाल सकते हैं और अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूल ना भी डालें, किसी आम पंप से फ्यूल डलवा भी दें, तब भी कोरोला आपको इशू नहीं करती। जेको के बारे में आई एम नॉट श्योर। तो सिंपल है, अगर आपको फ्यूल सेविंग चाहिए तो फिर जेको बेस्ट है, लेकिन अगर आपको टेंशन फ्री होना है तो फिर ग्रैंडे बेस्ट है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिहाज से ग्रैंडे का सस्पेंशन ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, पाकिस्तानी रोड के लिए बेस्ट है और ये गाड़ी आपको खड्डों में बिल्कुल भी खड्डे फील नहीं करवाती। जबकि J5 का स्टीयरिंग लाइट है, ड्राइव फ्लोटिंग है, लेकिन खड्डे ये गाड़ी कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा फील करवाती है। कंफर्ट के लिहाज से ग्रैंडी मेरे ख्याल से एक बेहतर ऑप्शन रहेगी ओवरऑल, लेकिन अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर चाहिए तो फिर J5 क्लियर विनर है। फिर अगर हम आ जाए इंटीरियर पे, तो ग्रैंडी का इंटीरियर बिल्कुल बेसिक सा है, फीचर्स भी यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट दिए गए हैं, हर चीज सिंपल सिंपल सी और थोड़ी ओल्ड फीलिंग देती है। जबकि जेको का इंटीरियर काफी मॉडर्न है, यहाँ पे काफी बड़ी टेस्ला की तरह की स्क्रीन दी गई है और मीटर भी इसका स्क्रीन है। ओवरऑल डैशबोर्ड की वाइब थोड़ी ज्यादा मॉडर्न आती है और इंटीरियर भी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इक्विप्ड है। इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब ये गाड़ी ऑफर कर रही है। मीटर भी इसका डिजिटल है और जेको में फिर रडार के फीचर्स भी आते हैं जो कि कोरोला ऑफर नहीं करती। इन फीचर्स का पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा यूज है नहीं, बट स्टिल एक चीज होना ना होने से बेहतर है। तो इंटीरियर के लिहाज से जेको हर लिहाज से नंबर लेके जाती है। ये फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा लोडेड है, जबकि ग्रैंडे बिल्कुल बेसिक और थोड़ी एंशिएंट लगती है। तो जहां तक बात है स्पेस और प्रैक्टिकलिटी की, तो यहाँ पे हर किसी के अपने यूजर्स पे डिपेंड करता है। ग्रैंडी की राइड हाइट थोड़ी लो है, बट बूट स्पेस अच्छा है। लॉन्ग ड्राइव के लिहाज से ग्रैंडी थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है, जबकि J5 ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से बेहतर है। साइज इस गाड़ी का क्रॉस ओवर वाला है तो इसकी एक प्रेजेंस कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है और इसमें सीटिंग पोजीशन भी थोड़ी सी रेज्ड है। पाकिस्तानियों के लिए ये चीज काफी ज्यादा मैटर करती है और फैमिली यूज में भी थोड़ी ऊंची हाइट ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें बैठना और निकलना ज्यादा आसान रहेगा J5 में। एज फार एज पार्ट्स आर कंसर्न, तो ग्रैंडी के पार्ट्स बहुत ज्यादा सस्ते होने वाले हैं। ये इंजन पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे से आ रहा है। सिर्फ ग्रैंडी की ये शेप नहीं, बल्कि पुरानी जनरेशन में भी यही 18 सीसी इंजन आता था जो कि ग्रैंडी अभी तक ऑफर कर रही है। जबकि जेको में ऐसा कुछ भी नहीं है, जेको बिल्कुल नहीं है।
इसके पार्ट्स भी आपको हार्डली कहीं से मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो थोड़े महंगे मिलेंगे। तो पार्ट्स, आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, मैट्स, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, जबकि ग्रैंडी की सारी चीज़ें आपको अपने आसपास की शॉप से भी मिल जाएंगी। सेम गोस फॉर मेंटेनेंस। जेको की मेंटेनेंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी एज कम्पेयर टू ग्रैंडी। ग्रैंडी का काम हर बंदा जानता है पाकिस्तान में, जबकि जेको का काम स्पेशलाइज जगहों से ही होगा। रियल लाइफ यूज में ग्रैंडी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में गाड़ी को यूज करना है। अगर आप किसी नॉर्मल सिटी में भी हैं जहाँ पे रोड्स वगैरह बहुत फिट नहीं है या मेंटेनेंस के लिहाज से कोई बहुत सारे वर्कशॉप नहीं है, तो आपके लिए ग्रैंडी ही एक बेहतर ऑप्शन है, या फिर आप सिविक पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेन सिटीज में यूज करना है गाड़ी को जहाँ पे रोड्स भी ठीक हैं और मेंटेनेंस या सर्विसेज के लिए भी प्रॉपर वर्कशॉप्स हैं, तो फिर आपके लिए जेको एक डिसेंट ऑप्शन रहेगा जो कि डेली या ऑफिस यूज के लिए परफेक्ट है। तो इन शॉर्ट, अगर आपको सेफ प्ले करना है और टेंशन फ्री ओनरशिप चाहिए तो फिर ग्रैंडी बेस्ट रहेगी आपके लिए। लेकिन अगर आपने मॉडल फीचर पे स्विच करना है और आपको एक हेड टर्नर कार चाहिए सेम पैसों में, तो फिर जेको बेस्ट रहेगी। दोनों गाड़ियां आपकी जगह परफेक्ट हैं, बट सवाल यह है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा सूटेबल है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपकी चॉइस क्या होने वाली है। ऑलराइट, ड्राइविंग द टोयोटा कोरोला ग्रैंडी एक्स 2025 मॉडल। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, और ब्रांड न्यू गाड़ी होते हुए भी इस गाड़ी के इंटीरियर में बैठकर आपको एक फील आएगी कि इसका इंटीरियर अपडेट हो सकता था। 2025 में अब गाड़ियों के बहुत सारे नए नए इंटीरियर्स आ गए हैं, और इसी प्राइस ब्रैकेट में एमजी वगैरह भी आ गई हैं, और उनके इंटीरियर इस गाड़ी से काफ़ी खूबसूरत हैं। बट ऑल्दो ये गाड़ी अच्छी है, इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं, रिलायबल भी काफ़ी है। बट स्टिल ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये गाड़ी फॉल बिहाइंड करती है, और एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ये गाड़ी लैक करती है वो मैं कवर करूँगा आगे जाकर इस वीडियो में। फिलहाल जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो ये कोरोला का सबसे बड़ा इंजन है 18 सीसी, जो कि गाड़ी पाकिस्तान में ऑफर कर रही है, और इस इंजन को भी हम टेस्ट करेंगे कि ये इंजन किस हद तक परफॉर्मेंस में अच्छा है या ये भी फॉल बिहाइंड करने लग गया है। तो जहाँ तक बात है टेक्निकल फिगर्स की, तो ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सिविक ओरियल से बेहतर है। टर्बो इससे ज़्यादा तेज है, बट ओरियल से ये गाड़ी बेहतर है। एलेंट्रा भी कैटेगरी के लिहाज से इससे ऊपर ही रही है हमेशा, वो गाड़ी एक अलग लीग की गाड़ी है। बट जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो ये इस कैटेगरी में अभी भी एक डिसेंट इंजन है, और परफॉर्मेंस भी इस गाड़ी की डिसेंट है। कोरोला के बारे में जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जो इसको स्टैंड आउट करवाती है, वो है इस गाड़ी का सस्पेंशन वाइज ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ है। अभी इस गाड़ी को मैं हर तरह की रोड पर चला रहा हूँ, लेकिन ये गाड़ी कहीं पे भी रोड फील नहीं करवा रही। इससे पहले मैंने इसी रोड पे MG HS ड्राइव की है, PHEV, वो गाड़ी प्रॉपर रोड फील करवा रही थी। फिर इसकी तरह H6 में जो बेसिक वर्जन है उसको मैंने टेस्ट ड्राइव किया है थी रोड पे। रोड का जो ट्रेड है वो आपको फील होता है गाड़ी के स्टीयरिंग में। फिर इसी तरह कोई खड्डा आता है तो वो गाड़ियाँ बड़ी बुरी तरह से लगती हैं। ये गाड़ी काफ़ी हद तक खड्डों को एब्जॉर्ब कर जाती है। सेम गोस फॉर ब्रेकर्स, बट इतनी सॉफ्ट राइड की एक डाउन साइड है, वो ये है कि ये गाड़ी की बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी के लिहाज से सिविक वगैरह से बेहतर हैं, बट अगेन सिविक आपको खड्डे फील करवाती है, ये खड्डे फील नहीं करवाती। जब आप टाइट टर्न्स लेते हैं तो सिविक की ग्रिप बेहतर होती है। ये गाड़ी आपको कंट्रोल लूज करती हुई फील करवाती भी है, और कंट्रोल लूज कर भी जाती है। अगर आप बहुत शार्प टर्न एकदम से लेंगे तेज स्पीड पे, तो ये गाड़ी पीछे से टेल कर सकती है, या ओवर स्टीयर कर सकती है, या अंडर स्टीयर कर सकती है, जबकि सिविक वो टर्न्स इजीली ले जाती है, इवन सिटी भी। तो ये इसकी डाउन साइड है, बट मेरे ख्याल से डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये सस्पेंशन बेहतर है, क्योंकि आपने गाड़ी को कौन सा भी बहुत ज़्यादा रोज भगाना होता है या शार्प टर्न्स लेने होते हैं, तो राइड स्मूथ होना ज़्यादा मैटर करता है। इसी चीज़ पे कोरोला बिक रही है, बट ये चीज़ टोयोटा ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर ली है। अब इस गाड़ी को तकरीबन 11 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में आते हुए, बट यहाँ पे कोई मेजर रिफाइनमेंट नहीं की गई। जहाँ तक बात है इस गाड़ी के कंपटीशन की, तो वो सिविक एक्स बनता था इस एरा में। ये गाड़ी पाकिस्तान में 2014 में लॉन्च की गई, 15 से सही से आना शुरू हुई थी, और 16 में सिविक एक्स आ गई। 15 में टोयोटा ने पूरी तरह से कोशिश की थी कि कस्टमर्स को फिर से एक्सप्लॉइट किया जाए। 15 इंच के रिम दिए थे, क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल था, स्टीयरिंग पे कोई खास कंट्रोल्स नहीं थे, सब कुछ इस गाड़ी का बेसिक था। बट 16 में आई फिर सिविक में 16 इंच के रिम आ गए, क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आ गया, बैक पे स्क्रीन आ गई, टर्बो वर्जन आ गया, बहुत सारी चीज़ें और ऑफर कर दी सिविक ने, जो कि ये गाड़ी ऑफर कर ही नहीं रही थी, हालांकि ये भी तब लेटेस्ट जनरेशन थी। तो फिर कोरोला ने फौरन से इसका फेसलिफ्ट निकाला 2017 में, जिसमें इसकी हेडलाइट्स बेहतर कर दी गई, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक दे दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की गई, रिव्यू 16 इंच के कर दिए गए। तो कोरोला हमेशा से ही कस्टमर्स को थोड़ा सा ना पूरी तरह से खींचता है। इस लिहाज से मेरे ख्याल से बाकी ये होंडा वगैरह या MG वगैरह बहुत बेहतर ब्रांड्स हैं। अभी भी टोयोटा ने इस गाड़ी को बहुत लंबा अर्सा खींच लिया है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में इस गाड़ी की और भी काफ़ी सारी जनरेशन आके ख़त्म भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इसकी नेक्स्ट शेप पता नहीं कब आएगी, जब भी आएगी आई एम श्योर वो हाइब्रिड होगी और फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इंप्रूव्ड होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और इसी प्राइस ब्रैकेट पे आ गए हैं। तो इस गाड़ी की मार्केट अब काफ़ी तक स्टैग्नेंट हो गई है, और फिर कल को शायद ड्रॉप भी होना शुरू हो जाए अगर ये गाड़ी ऐसे ही आती रही। कुछ टाइम पहले मैंने इसके ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन वर्जन का रिव्यू भी किया था, जो कि अब जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वो गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट ये गाड़ी भी कीमत को जस्टिफाई करती है। किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। इस गाड़ी को मैं कंप्लीट शॉप ले आया हूँ और अब इसका 0 to 100 चेक करते हैं। तो 3, 2, 1।
ब्रेकर पर रिस्पॉन्स गाड़ी का काफ़ी हद तक स्मूथ होता है। अब कहने को ये ब्रेकर्स बड़े गंदे थे और इस पर मोस्टली गाड़ियाँ काफ़ी आवाज़ करती हैं, बट ये गाड़ी उनसे काफ़ी स्मूथ गुजरी है। इससे पहले मैंने MG का हैवल में F6 का रिव्यू किया हुआ है और उन गाड़ियों का रिस्पॉन्स इससे काफ़ी हार्श है इन ब्रेकर्स पे। ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ गुजरती है, बट अगेन इसमें टेक्नोलॉजी अब थोड़ी एडवांस हो सकती है। इस गाड़ी को मैं टर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई खास फीचर्स नहीं दिए गए। इसी प्राइस पॉइंट पे जो MG आती है उसको मोड़ने पे 360 कैमरा दोनों जाते हैं। वो गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स में आपको बताती है कि कोई साथ ऑब्स्टिकल है या नहीं। पार्किंग सेंसर्स वगैरह उसके काफ़ी सारी चीज़ें इन मोशन होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर आपको गाइड करती हैं। बट इस गाड़ी के केस में ये सीधी सीधी बस आप ड्राइव ही कर रहे हैं, गाड़ी कोई चीज़ आपको असिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे ये गाड़ी लैग बिहाइंड करती है और नेक्स्ट आने वाली Corolla में होपफुली चीज़ें इंप्रूव कर दी जाएंगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।